बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम देखते हैं a rectangular array or formation of a collection of real numbers and then enclosed by brackets. A rectangular array or formation, ये हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं। अगर हम इनको इस तरह से इकट्ठा कर लें, अरेंज कर लें, तरतीब बना लें, रेक्टेंगुलर अरे, मुतवाज़ी शक्ल के अंदर, और फिर उसको एनक्लोज कर दें, बंद कर दें ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। हमने रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया है। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो हमारे पास, अगर हम उनको इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर लिखने के बाद हम अगर उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो हम उसे मैट्रिक्स का नाम देंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का नाम देने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेटिक्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड आपकी मर्जी है, अगर आप कैपिटल में कोई भी अल्फाबेटिक इंग्लिश वर्ड लिखना चाहें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए रखा हुआ है। याद रखिए कैपिटल अल्फाबेटिक, स्मॉल लेटर्स हमने नहीं लिखे। स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं एलिमेंट्स के लिए। अब मैं आता हूं एलिमेंट्स की तरफ कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 1 इज एन एलिमेंट, या जिसको हम दूसरा नाम एंट्री भी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं रुकन। एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3, इसी तरह से ये तमाम जितने भी नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हैं, हम उनको कहते हैं एलिमेंट्स, हम उनको कहते हैं एंट्री, हम उसको कहते हैं रुकन। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैं, कॉलम ए के अरकान हैं। एलिमेंट्स या एंट्रीज, जिसको हम उर्दू में अरकान कहते हैं, उसको हमने क्लियर कर दिया। तो हमने ये पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम तरतीब दें रियल नंबर्स को इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, अगर हम उसको मुतवाज़ी तरीके से लिखेंगे और हम उसको बंद कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम उसे नाम देंगे एक मैट्रिक्स का, जिसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स ए के नाम से। अब मैं आता हूं, एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की रोज, कतारें और कॉलम्स, और उसके कॉलम्स से क्या मुराद है। एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जिसको आप इस तरह से नाम देते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा था कि ये हमारा ओरिजिन होता है और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को कहते हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल को कहते हैं। अब मैं वापस आता हूं, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स प्रेजेंटेड, जाहिर किए जाएं इन हॉरिजॉन्टल वे, जिनको हम हॉरिजॉन्टल तरीके से जाहिर करते हो इस अंदाज में। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए में देखें, यहां पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो इस अंदाज में मौजूद हैं हम इसको रो का नाम देंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। सो 1 2 3 ये तमाम एलिमेंट्स रो 1 कहलाएंगे। इनको हम सिंपली जाहिर करते हैं R1 से। फिर हम देखते हैं कि 4 5 6 ये कुछ और एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये भी हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इनको रो 2 का नाम देंगे। सिंपली हम इसको लिखेंगे रो 2 ऑफ मैट्रिक्स A. So rows of a matrix are elements presented in horizontal way
वो अरकान जिनको हम उफ की शक्ल में लिख सकते हो, हम उन अरकान को नाम देते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स, कालिब की कतारें। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अरकान जो वर्टिकल वेज में हो, यानी इस अंदाज में हो या इस अंदाज में हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वर्टिकल अंदाज में हो, अमूदी अंदाज में हो, तो हम उनको कहते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये एक कॉलम 1 की शक्ल नजर आ रही है और ये दूसरी शक्ल हमें कॉलम 2 की शक्ल नजर आ रही है। तो ये दोनों अगर हम गौर से देखें तो वर्टिकल स्टाइल में है। ये तमाम एलिमेंट्स कॉलम 1, ये तमाम एलिमेंट्स कॉलम 2, तो ये दोनों कॉलम कहलाएंगे मैट्रिक्स बी के। तो एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे अरकान जो अमूदी शक्ल में जाहिर किए जाएं, हम उनको कॉलम कहते हैं, किसी कॉलम के कॉलम कहते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर से क्या मुराद है, किसी मैट्रिक्स का, किसी कॉलम का मर्तबा से क्या मुराद है, उसका मर्तबा क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रोज, अगर मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स के पास m रोज हो, m से मुराद कोई नंबर है, 2 रो, 3 रो या 4 रो, कुछ भी हो, यानी एक मैट्रिक्स की कुछ रोज हो एंड n कॉलम्स और उसमें n कॉलम्स हो, इससे मुराद भी कुछ नंबर है। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 कुछ नंबर्स दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर m और n यानी m रोज और n कॉलम्स हो, उसमें कॉलम्स की तादाद n हो, तो फिर A is said to be of order m by n। तो उस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा, m by n। याद रखें पहले रोज को लिखा गया है और फिर कॉलम को लिखा गया है, तो हम इसको m by n कहेंगे। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि बाई के नाम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि हम लिख देंगे m मल्टीप्लाइड बाई n, लेकिन इसको हम रीड करेंगे m बाई n, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि पढ़ भी सकते हैं m बाई n। तो ये एक मैट्रिक्स के ऑर्डर की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी की एग्जांपल यहां देना चाहूं ऑर्डर की, तो अगर मैट्रिक्स A के अंदर देखूं तो मेरे पास नजर आ रही है रो 1, रो 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं तो मैंने लिख दिया 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने जा रहा हूं और इसके बाद इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 1, फिर 2, फिर 3। इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, तो मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया 2 by 3, पहले रोज फिर कॉलम। तो फिर इसी तरह से मैं अगर ऑर्डर ऑफ बी लिखना चाहूं तो मेरे पास रोज की तादाद 1 और फिर 2। इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 2 रोज है और कॉलम्स की तादाद भी 2 ही है, तो मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा 2 by 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। लेकिन याद रखें मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स की एक पहचान है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को ज़ाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन हम उसको रीड किस तरह करते हैं, रीड करते हैं 2 by 2, 2 by 3, इस तरह से रीड करते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जाएं तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें नजर आता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उन मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम करने हैं। तो ऑर्डर मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सवाल आप खुद करेंगे। हम आगे देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस, कि ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स हैं A और B, वो इक्वल कहलाएंगे अगर उनमें क्या शर्त है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उनमें ये 2 शर्तों को होना जरूरी है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी A मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, शर्त दी हुई है मैट्रिक्स A, जिसके अंदर अगर हम गौर करें
तो हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स ए की कितनी रोज है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर इसका क्या हुआ 2/2। अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है 2 और कॉलम्स को देखें तो कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं 2। तो अगर हम पहली शर्त को देखें जिसके अंदर पहली शर्त लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये दोनों अगर हम देखें दोनों का सेम आ रहा है, पहली शर्त कंप्लीट हो गई, लेकिन दूसरी शर्त का पूरा करना भी बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त कौन सी है। दूसरी शर्त ये है कोरस्पोंडिंग एंट्रीज। कोरस्पोंडिंग एंट्रीज का मतलब है मुतकाबला अरकान, मुकाबले वाले अरकान, यानी एक रुकन अगर पहली रो के पहले एलिमेंट में लिखा हुआ है, पहली रो के पहले एलिमेंट के तौर पर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 1 और उधर भी अगर हम देखें तो 1 है। These are corresponding entries of matrix A and matrix B। ये मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की कोरस्पोंडिंग मुतकाबला अरकान कहलाएंगे। इसी तरह से -4 और -4 ये दूसरी रो का पहला रुकन, ये भी दूसरी रो का पहला रुकन। These both are corresponding entries of matrix A and matrix B। So अगर आप इसको देखें 3 को तो यहां पर भी वही एलिमेंट ठहरा हुआ है 2 + 1, 2 + 1 is also 3, so 3 = 3। इसी तरह से अगर हम 2 को देखें तो 2 यहां पर भी देखेंगे तो 4 - 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है 4 - 2 = 2। so all corresponding entries in A and B are equal। so ये हमारी इक्वल शर्त है, corresponding entries are equal, कि जो corresponding entries हो वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको डिनोट करते हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B बराबर है। तो इन दोनों मसाइल की वजह से, इन दोनों शराइत की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसमें आपने सिर्फ ये दो शर्तें देखनी है कि पहली शर्त कौन सी पूरी कर रहे हैं और दूसरी शर्त कौन सी पूरी कर रहे हैं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में एनुअल में पेपर में भी आता है। तो इसमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी और सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी है, जबकि हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, दो कॉलम दे दिए गए हैं, जो कह दिया गया है कि दोनों बराबर हैं। अभी हमने पढ़ा दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनके ऑर्डर भी बराबर हो और कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी बराबर हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर इसका 2/2, उसका ऑर्डर 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सवाल में कह दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इट मींस कि इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। सो मैंने क्या किया कि पहली रो के पहले एलिमेंट को मैंने इक्वल लिख दिया, इसके बाद मैंने दूसरी रो के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल कर दिया। इसी तरह से पहली रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल लिख दिया, फिर दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से इक्वल कर दिया। ये देखिए यहां मौजूद है हमारे पास ये। फिर मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मुझे सबसे पहले ये इजी नजर आया, यहां से मुझे c की वैल्यू आसानी से मिल जाती है, c - 1 = 3। ये देखिए अगर हम 1 को राइट साइड पर मूव करवाएं तो यहां से -1 + 1 हो जाएगा और c = 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब मैं c की वैल्यू को इसके अंदर पुट करता हूं, जब मैंने a + c को 0 के बराबर पुट किया था तो c की जगह मैंने 4 जब पुट किया है तो a + 4 = 0 हो गया है। और जब 4 को मूव करवाया राइट जानिब तो मुझे a बराबर है -4 आंसर मौसूल हुआ है। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो a + 2b बराबर है -7 के, a + 2b बराबर है -7 के। तो अगर हम देखें -4 को अगर हम मूव, अगर a की जगह सबसे पहले तो देखते हैं a की वैल्यू हमने यहां पुट की है, a की जगह पर a की वैल्यू। अब -4 को मूव करवाने जा रहे हैं राइट साइड के ऊपर, -4 उधर मूव हुआ है, -7 माइनस से वहां पर प्लस हो गया है, -7 + 4 अगले स्टेप में -3 हो चुका है, 2b = -3। अब दोनों जानिब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से कैंसिल,
-3/2 आंसर आ गया हमारे पास। ये आंसर किस चीज का है? बी का है। और आखिर में मैं 4d - 6 को 2d के बराबर करने जा रहा हूं। ये देखें, अब 4d 2d को इस तरफ लेकर आएंगे, 4d - 2d हो जाएगा, और -6 को उस तरफ लेकर जाएंगे, +6 हो जाएगा। 4d - 2d 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 6। आप दोनों जाने 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 से कैंसिल, और d का आंसर आ गया 2 3 are 6। d का आंसर 3 हमारे पास आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया और उससे कुछ पहले डेफिनेशंस भी तैयार की हैं, समझी हैं, समझने की कोशिश की है। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इदारे के रिसेप्शन के ऊपर या मेरे नंबर पर रब्ता कर भी मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।